नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 14 जनवरी 2022 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार से संबंधित प्रमुख आलेखों की हम समीक्षा करेंगे और इस चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा से संबंधित अभ्यास प्रश्न भी आपको दिए जाएंगे। आज के अपने विश्लेषण को प्रारंभ करने से पहले हम सत्र के विषय प्रमुख रूप से क्या हैं उनको देखते हैं। हमारा आज का पहला विषय है महामारी विज्ञान की दृष्टि में परीक्षण रणनीति। वर्तमान में ओमिक्रॉन का जो प्रभाव बढ़ रहा है, उसके प्रकाश में भारत में जो कोविड-19 का जो परीक्षण किया जा रहा है, उसके संबंध में कुछ नियमों में परिवर्तन किया गया है। उसका आधार क्या है और आवश्यक क्यों है, यह प्रमुख रूप से चर्चा की गई है। दूसरा विषय उदार अर्थव्यवस्था द्वारा अनुदार समाज का निर्माण, यानी जो हमारे यहाँ आर्थिक उदारीकरण लागू किया गया भारत में 1991 के बाद देखें और वैश्विक स्तर पर उसके पहले ही जो लागू था, उसका प्रभाव यह है कि गरीब और अमीर के बीच का अंतर बढ़ा है। इसी संबंध में आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा है। तीसरा हमारा विषय है अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास में इसरो। इसरो के अध्यक्ष के रूप में नए व्यक्ति के द्वारा पदभार ग्रहण किया जा रहा है और इसी के प्रकाश में क्या रणनीतियां होंगी जिससे भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति बन पाएगा वैश्विक स्तर पर, यह आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा की गई है। चौथा हमारा विषय होगा बाल्टिक देश लिथुआनिया और चीन के बीच का बढ़ता हुआ विवाद। यह वैश्विक स्तर पर चीन का जो बढ़ता हुआ विरोध है उसको कहीं ना कहीं दर्शाता है। अंतिम हमारा आलेख होगा 5G नीलामियों में मिलीमीटर वेव बैंड को शामिल करने पर विवाद। इससे क्या समस्याएं हो सकती हैं भविष्य के लिए, उसके संबंध में आलेख में चर्चा है। अंत में हमारी इस चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा संबंधी जो अभ्यास प्रश्न हैं वो दिए जाएंगे और साथ साथ उनसे संबंधित जो भी उत्तर संरचना है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। आज के अपने पहले विषय को हम देखते हैं, एन एपिडेमियोलॉजिकली साउंड टेस्टिंग स्ट्रेटजी। इस आलेख के माध्यम से प्रमुख रूप से चर्चा ये की गई है कि कोविड-19 के परीक्षण के द्वारा जिस तरह से हम परिणाम प्राप्त कर रहे हैं उसमें हमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है और प्रमुख रूप से कोविड-19 में जब नया एक वेरिएंट ओमिक्रॉन आ चुका है उसके बाद। यह आलेख पृष्ठ संख्या 6 पर है और सामान्य अध्ययन पेपर 2 में इसे स्वास्थ्य से आप संबंधित कर सकते हैं। भारत में कोविड-19 का परीक्षण किन के लिए किया जाना चाहिए, किन के लिए नहीं किया जाना चाहिए, इसके संबंध में 10 जनवरी 2022 को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा एक रणनीति पत्र प्रमुख रूप से जारी किया गया और इसमें यह बताया कि कौन व्यक्ति हो सकते हैं जिनका परीक्षण करना है और कौन ऐसे हैं जिन्हें परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। इस परामर्श पत्र के द्वारा प्रमुख रूप से यह प्रस्ताव किया गया है कि जिनके पास न्यूनतम लक्षण है, यानी जिनको हम एसिम्प्टोमेटिक बोलते हैं, या अगर हम बात करते हैं कि कोविड-19 का कोई मामला अगर अंतिम रूप में पुष्ट हो जाता है तो जब तक उनका कोई संपर्क में व्यक्ति सिद्ध नहीं होता है और वह उच्च जोखिम में नहीं है, उसका हमें परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक अगर हम देखें तो कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए हर व्यक्ति का परीक्षण करके यह पता करना कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको प्रमुख रणनीति माना गया। लेकिन यहाँ पर जो परामर्श पत्र जारी किया गया है इसमें इस रणनीति में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। अगर हम वर्तमान रणनीति देखें तो यह 4 सितंबर 2020 से एक तरह से लागू है। यह जो नया परामर्श पत्र जारी किया गया है 10 जनवरी को, यह इसके पहले का जो परामर्श पत्र था जिसे 4 सितंबर 2020 को जारी किया गया था, यानी कोविड-19 की जो टेस्ट करने की रणनीति है उसका एक तरह से आधार 4 सितंबर 2020 का एक तरह से पत्र था जिसके आधार पर कोविड-19 की भारत में टेस्टिंग की जा रही थी। इसकी जगह अब इस 10 जनवरी 2022 का जो जारी किया गया परामर्श पत्र है वो लेगा, यानी कोविड-19 के परीक्षण के संबंध में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। अगर हम 2020 के प्रारंभिक समय की बात करें, यानी मार्च अप्रैल 2020 में जब कोरोना वायरस महामारी के रूप में एक प्रारंभिक स्थिति में था, तब भारत ही नहीं दुनिया के लगभग सभी देशों में हम देखें तो इसके प्रसार को रोकने के लिए और सामुदायिक इसका संचरण न हो पाए, यह माना गया कि प्रमुख रूप से रणनीति अपनाई जाए और इसके लिए रणनीति ये थी कि आक्रामक परीक्षण की स्थिति बनाई जाए, यानी हर व्यक्ति का लगभग टेस्ट किया जाए और जो मामले पुष्ट हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, और साथ साथ उनके जो भी संपर्क हैं उनका ट्रेस किया जाए, पता लगाया जाए और उनका भी परीक्षण किया जाए। यानी जिन व्यक्ति के पास कोविड-19 का वायरस पहुंचा हुआ है वहां तक परीक्षण के माध्यम से पहुंचा जाए और ये एक तरह से रोकथाम की रणनीति मानी गई थी। इसीलिए प्रारंभिक स्थिति में माना जाता है कि केवल एक ही सप्ताह परीक्षण, परीक्षण और परीक्षण,
यानी जितनी आप टेस्टिंग करेंगे और जो लोग सिद्ध हो जाते हैं उनके जो संपर्क हैं उनको ट्रेस करना, यह कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने की सबसे महत्वपूर्ण रणनीति एक तरह से मानी गई। भारत के द्वारा भी इसी रणनीति का पालन किया गया और कोविड-19 2020 में आने के बाद वर्तमान स्थितियों की अगर हम बात करें तो लगभग 2 वर्ष की स्थिति में भारत में लगभग 2 मिलियन RT-PCR टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित की गई है और इस आधार पर कोविड-19 की जो प्रयोगशालाएं हैं जहां पर ये परीक्षण हो सकते हैं, इनकी संख्या 3100 हो चुकी है। हमने इस रणनीति को तेजी से लागू किया और इसका हमें लाभ भी हुआ। इसी के साथ साथ परीक्षण को बढ़ावा देने के लिए RT-PCR टेस्ट के अलावा रैपिड एंटीजन टेस्ट यानी अगर हम RAT की बात करें और साथ साथ एंटीजन परीक्षण करने की जो घरेलू किट है उसकी भी मंजूरी दी गई। यानी लोग सामान्य रूप से RT-PCR के अलावा अन्य साधन से भी कोविड-19 का परीक्षण करके उसकी पुष्टि कर सकते हैं। अगर हम उच्च आय वाले देशों की बात करें जिसमें हम विकसित देशों को प्रमुख रूप से रख सकते हैं, वहां प्रत्येक 2 या 3 परीक्षण में जो संक्रमण है वो एक व्यक्ति में पहचान किया गया और ये ज्यादा टेस्टिंग का ही परिणाम था। लेकिन अगर हम भारत में देखें तो जून 2021 से लेकर जुलाई 2021 के बीच में कोविड-19 के संबंध में जो राष्ट्रीय सीरो सर्वेक्षण किया गया, यानी एक तरह से जो रक्त के नमूने लेकर सर्वेक्षण किया गया, उसके आधार पर जो चौथे चरण के परिणाम है वो ये दिखाते हैं कि 30 जो संक्रमण के बारे में अनुमान लगाया गया उनमें से केवल एक व्यक्ति में कोविड-19 अंतिम रूप में स्पष्ट रूप से पाया गया। तो ये दिखाता है कि भारत में हमने टेस्टिंग को जरूर बढ़ाया लेकिन उसके आधार पर हम संक्रमण का आसानी से पता लगा पाए हों, ये एक तरह से स्थिति नहीं थी। इसीलिए जो भी हमारी आक्रामक परीक्षण रणनीति थी वो उपयोगी अवश्य थी, लेकिन अगर हम ये कहें कि ये पर्याप्त थी और कोविड-19 के प्रसार को रोकने में पूर्णतः सफल थी तो ऐसा नहीं है। इसीलिए जब हम परीक्षण की बात करते हैं तो हमें परीक्षण किसी उद्देश्य के रूप में करना होगा और ओमिक्रॉन ने एक तरह से परीक्षण को लेकर जो रणनीति है उसमें बदलाव की ओर एक संकेत किया। ओमिक्रॉन के बारे में माना जाता है कि सामान्य जो पुराना डेल्टा वेरिएंट था, जो डेल्टा संस्करण था, उसकी तुलना में 3 से 4 गुना अधिक संप्रेषणीयता है इसमें, यानी ये ज्यादा तेजी से फैलता है डेल्टा संस्करण की तुलना में। और साथ साथ एक स्पष्ट आंकड़ा आ रहा है कि जो व्यक्ति ओमिक्रॉन से प्रभावित हैं उनमें लक्षण न्यूनतम होते हैं, यानी एक तरह से एसिम्प्टोमेटिक वो माने गए हैं। तो ये दोनों स्थितियां एक तरह से ओमिक्रॉन से जो व्यक्ति ग्रसित हैं उनमें देखी गई है। जब हम परीक्षण की बात करते हैं तो हम संक्रमण को ऐसा व्यक्ति जो मध्यम रूप में प्रभावित है और जो गंभीर रूप से कोविड-19 से प्रभावित है उसमें हमें अलग करना पड़ेगा। माना जाता है कि जो व्यक्ति कोविड-19 से ग्रसित हैं उनमें लक्षण अगर बहुत कम है या बहुत हल्के स्तर पर वो रोग सूचक की श्रेणी में है, यानी उनके द्वारा पूर्ण रूप से टीका लगाया गया, यानी दोनों उन्होंने वैक्सीन की डोज ली हुई है। साथ साथ युवा वयस्कों की बात करें या ऐसे व्यक्ति जिनमें कोई सहरुग्णता नहीं है, यानी उनमें पहले से कोई बीमारी नहीं है, ऐसे व्यक्तियों की अगर हम बात करें तो माना जाता है कि परीक्षण करने से इनके उपचार करने की प्रक्रिया में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि इनकी गंभीरता की स्थिति हमेशा नहीं होती है। क्योंकि जिन्होंने दोनों वैक्सीन की डोज ली हुई है वहां पर ओमिक्रॉन का अंतिम रूप में जानलेवा प्रभाव होगा ऐसा नहीं है और वो स्थिति थोड़ी सी कम है। इस आधार पर परीक्षण की जो स्थितियां हैं उनको हम थोड़ा कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से रणनीति अब यह अपनाई जा रही है कि हम परीक्षण को इस रूप में करें कि हम मध्यम जो व्यक्ति बीमार है और जो गंभीर रूप से उसको अलग कर सकें, क्योंकि मध्यम रूप से जो बीमार व्यक्ति है वो बिना परीक्षण के भी सामान्य रूप में उसका जो इलाज किया जाता है उससे वो सही हो रहा है, लेकिन गंभीर व्यक्ति का टेस्ट के द्वारा अंतिम रूप में परीक्षण होना आवश्यक है जिससे कि लक्षित रूप में उसका इलाज किया जा सके। मान लीजिए 60 की उम्र से अधिक कोई व्यक्ति है और वो पहले ही हृदय रोग या मधुमेह से ग्रसित है, तो उसके लिए जो इलाज है वो स्पष्ट रूप से अलग हो जाता है अन्य व्यक्ति की तुलना में। तो ये परीक्षण करने के लिए हमें लक्ष्य बनाने पड़ेंगे, किन लोगों का परीक्षण हमारे लिए आवश्यक है। कोविड-19 महामारी में कोशिश ये होनी चाहिए कि नागरिकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जाए और जो भी स्वास्थ्य हस्तक्षेप सरकारें कर रही हैं वो इस रूप में हो कि जिनको सबसे गंभीर रूप से खतरा है वहां तक सुविधाएं अवश्य पहुंचे। इसीलिए प्रयोगशाला की जो हमारी क्षमता है या परीक्षण किटों की जो हमारे पास उपलब्धता है उनका कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए और जो व्यक्ति सबसे ज्यादा गंभीर रूप में प्रभावित हो सकते हैं उनका परीक्षण और वहां तक परीक्षण किट पहुंच पाए ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जिनमें एक तरह से स्पर्शोन्मुख या जिनको हम एसिम्प्टोमेटिक बोलते हैं या जिनके पास कम लक्षण होते हैं वहां परीक्षण अगर हम ज्यादा करते हैं तो ये अपने साधन को एक तरह से खराब करने की स्थिति है।
क्योंकि ऐसे लोग जिनके पास लक्षण कम है उनका सामान्य रूप से इलाज करके उनको 3 से 4 दिन में सही किया जा सकता है। तो वहां पर परीक्षण करके उसकी पुष्टि करना बहुत आवश्यक नहीं है। तो हमें अनिवार्य रूप से जो मध्यम से गंभीर बीमारी वाले हैं, जहां पर जोखिम उच्च है, उनके लिए कोविड-19 का जो परीक्षण है वो एक तरह से मजबूत करना चाहिए। क्योंकि अगर उनकी रिपोर्ट में देरी होती है तो उनका अंतिम रूप में जो स्वास्थ्य है उसको हम पूर्णतः सही कर पाएंगे, ये संभावनाएं न्यूनतम हो जाती हैं। इस पर हमें अधिक काम करने की आवश्यकता है। अंतिम रूप में सरकार की इस रणनीति की एक तरह से प्रशंसा हो रही है, क्योंकि इस रणनीति के माध्यम से हम गंभीर जो व्यक्ति हैं या जिनको ओमिक्रॉन से खतरा हो सकता है उनका परीक्षण एक तरह से सुनिश्चित रूप में निर्धारित करेंगे, जिससे कि हम यहाँ पर जो मृत्यु दर की स्थिति है उसको रोक पाएं, जैसा हम सेकेंड वेव में नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर हमें ओमिक्रॉन में एक लाभ की स्थिति है कि इसका बहुत गंभीर प्रभाव नहीं है, लेकिन जिनके पास पहले से कोई बीमारी है, जिनकी उम्र अधिक है, जिन्होंने दोनों वैक्सीन की डोज नहीं ली है, उन पर खतरे की स्थितियां बढ़ती हैं। तो ऐसे लोगों का परीक्षण किसी भी स्थिति में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सरकार की यहाँ पर महामारी को लेकर जो प्रतिक्रिया है उसमें जो परिवर्तन हुआ है, तो सरकार एक संतुलन बनाने की स्थिति में आ रही है और उपचार उन्मुख सरकार की जो रणनीति है कोविड-19 को लेकर, उसको सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रित दृष्टिकोण में एक तरह से बदल रही है। यानी सार्वजनिक रूप से जो स्वास्थ्य है उसको सुधार में हम ध्यान दे रहे हैं। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी भी काफी विशेषज्ञों के द्वारा कहा जाता है कि टेस्टिंग बहुत आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिक रूप में यह सिद्ध है कि सभी की टेस्टिंग की आवश्यकताएं नहीं है। इसीलिए वैज्ञानिक आधार पर जो निर्णय है वो सरकारें लें और उन्हें लागू करें, जिससे कोविड-19 के प्रसार की जो स्थितियां हैं उनको हम रोक सकें प्रभावी रूप में। आज के अपने दूसरे आलेख को हम देखते हैं, लिबरल इकोनॉमिक्स क्रिएट्स इलिबरल सोसाइटीज। इस आलेख को अगर हम देखें तो प्रश्न संख्या 6 पर है और सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र तृतीय से इसको आप संबंधित कर सकते हैं। यहाँ पर प्रमुख रूप से आलेख में चर्चा ये है कि जब हमने आर्थिक नीतियों को उदार बनाया तो उसका प्रभाव ये हुआ कि सामाजिक स्तर पर एक तरह से उदार जो नीतियां हैं वो कमजोर हुई। यानी समाज के स्तर पर अगर हम देखें, जो गरीब वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उसको उतना लाभ नहीं हुआ। इसीलिए जो हमारी उदार आर्थिक नीतियां हैं वो समाज के एक बड़े वर्ग के लिए अनुदार नीति के रूप में सिद्ध हुई हैं। यानी उनका लाभ उनको नहीं हुआ है और वो आर्थिक स्थिति में और ज्यादा निचले पायदान पर गए हैं। इसी आधार पर आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा है। वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो राष्ट्रवाद और अधिनायकवाद की जो स्थितियां हैं वो बढ़ी हैं और प्रमुख रूप से जो लोकतांत्रिक देश हैं, जिन्हें एक प्रमुख लोकतांत्रिक केंद्र माना जाता है विश्व में, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ, वहां पर प्रमुख रूप से स्थितियां थोड़ी सी नकारात्मक हुई हैं। और इसका प्रमुख कारण एक तरह से यह माना जाता है कि जब भी हम सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों की बात करते हैं, ये आप ध्यान रखें, यह आर्थिक एक तरह से नीतियों से भी जुड़ा हुआ है। तो अगर राजनीतिक स्थितियों में कुछ परिवर्तन होता है नकारात्मक रूप में, तो इसका एक बड़ा कारण कहीं ना कहीं आर्थिक नीतियों को भी उत्तरदायी माना जाता है। तो अगर किसी भी देश में राष्ट्रवाद की एक भावना बढ़ रही है, जैसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका में देखें कि यूएसए की जो कंपनियां हैं वो अपने काम को सस्ता करने के लिए उस काम को भारत जैसे विकासशील देशों में आउटसोर्स करती हैं। इसका अमेरिका में विरोध बढ़ा है। वहां पर कंपनियों को कहा जा रहा है कि वो अमेरिकी लोगों को काम में रखें, तभी इनको करों में छूट दी जाएगी, वो अपने काम को आउटसोर्स ना करें। तो इस तरह की जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं वो अगर बढ़ती हैं तो उसका बड़ा कारण यही है कि जो भी हमने उदारवाद की नीति अपनाई, वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था को पूरा उदार बना दिया, उसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी यहाँ पर दिख रहे हैं। इसी के साथ साथ अधिनायकवाद की स्थिति, यानी एक व्यक्ति के द्वारा सत्ता को नियंत्रित करने की जो स्थितियां हैं उसमें भी कुछ कहीं ना कहीं प्रभाव बढ़ते हैं। और ये तभी होता है जब आर्थिक रूप में लाभ सभी को नहीं मिलता है। तो हम अपने आप को आर्थिक रूप में मजबूत करने के लिए जो राजनीतिक स्थितियां हैं उसमें कुछ परिवर्तन एक तरह से करते हैं और यही प्रमुख रूप से इस आलेख में चर्चा का आधार है। उदारीकरण की जो भी नीतियां अपनाई गई, अगर हम प्रमुख रूप से भारत की बात करें तो हमारे यहाँ 1991 के बाद प्रमुख रूप से आर्थिक सुधार लागू किए गए। अगर हम इसके पहले देखें तो विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक सुधार चल रहे थे। तो आर्थिक सुधार की जो स्थितियां हैं उनसे माना गया कि अर्थव्यवस्थाओं ने अच्छा किया, लेकिन सभी का अर्थव्यवस्था में लाभ हुआ है ऐसा नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उन्होंने बहुत अच्छे रूप में काम नहीं किया जो आर्थिक सुधार लागू हुए। इसका प्रमुख जो लाभ है वो सर्वोच्च आय वाले जो 1% व्यक्ति उनको सबसे ज्यादा हुआ है। तो जनसंख्या का 1% वर्ग जो सबसे ज्यादा आय प्राप्त करता है उसने तेजी से विकास किया। अन्य जो भी वर्ग हैं उनको उतना लाभ अर्थव्यवस्था में नहीं हुआ। जब भी इस तरह का आर्थिक असंतुलन बढ़ता है,
कोई भी राजनीतिक या सामाजिक स्थिति है उसमें परिवर्तन होने के लिए प्रयास होते हैं। तो अगर लोकतांत्रिक स्थितियों में कुछ परिवर्तन करने के लिए कुछ देशों में प्रयास हो रहे हैं, कुछ देशों में आवाज उठ रही है, तो बड़ा कारण यही है कि जो आर्थिक सुधार है उनके लाभ सभी को प्राप्त नहीं हुए हैं। इसीलिए आर्थिक रूप में अगर आप निराश हैं तो सत्तावाद की स्थिति, राष्ट्रवाद और पहचान की जो राजनीति है उसका एक उदय होता है। और ये एक देश में नहीं है, वैश्विक स्तर पर जगह जगह इसको बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। आर्थिक रूप में लोगों को जो निराशा हो रही है उसी का परिणाम है कि इस तरह की जो नीतियां हैं वो तेजी से बढ़ी हैं। आर्थिक उदारीकरण की जो स्थितियां हैं उसमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय सीमाओं को खोलने की बात थी, यानी दो देशों के बीच में वैश्विक स्तर पर जो व्यापार है वो उन्मुक्त रूप में किया जाए, उसमें किसी तरह की बाधाएं नहीं रहे। 1995 में WTO के आने के बाद ये प्रक्रिया और तेजी से बढ़ी, लेकिन यहाँ पर प्रमुख रूप से अगर आप देखें तो सभी को इसका लाभ हुआ है ऐसा नहीं है। आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया में जो आय के शीर्ष स्तर पर हैं, साथ साथ जिनके पास अतिरिक्त संपत्ति भी है, उन पर जो कर लगते हैं उनमें भी कमी की गई। इसका उद्देश्य ये था कि अगर यहाँ पर कर कम लगेगा तो ये अर्थव्यवस्था में एक तरह से ज्यादा पूंजी पहुंचाएंगे, यानी निवेश को एक तरह से बढ़ाएंगे और ये अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा और लोगों को लाभ भी होगा। लेकिन ऐसे कोई भी परिणाम स्पष्ट रूप में दिखाई नहीं देते हैं। लाभ जरूर हुए हैं लेकिन सभी को उच्चतम स्तर पर लाभ हो पाए हों ऐसी स्थितियां नहीं है। जब हम आर्थिक सुधार की बात करते हैं वो 3 भागों में एक तरह से आपका विभाजित है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। निजीकरण की प्रक्रिया को अपनाने का उद्देश्य यह था कि अगर सार्वजनिक वस्तुएं सभी को सरकारें उपलब्ध नहीं करा पाती हैं तो ये सरकार की सबसे बड़ी कमी है। तो सार्वजनिक वस्तुओं को कैसे सरकारें उपलब्ध करा पाएं, क्योंकि सरकारों के पास उतने संसाधन है नहीं। तो प्रमुख रूप से माना यह गया कि अगर निजीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाए तो इसके माध्यम से सरकारों को संसाधन मिल सकते हैं, यानी जो सार्वजनिक उद्यम है उनको बेचकर जो धन की प्राप्ति होती है उससे सरकार संसाधन जुटाकर जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं, जैसे हम आवास की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, पेयजल की बात करें, परिवहन की बात करें, उनको एक तरह से उपलब्ध कराएगी। निजीकरण करने का एक आधार और दिया जाता है कि जो भी सेवाएं निजी क्षेत्र के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं उसमें गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, उसकी दक्षता ज्यादा होती है, यह भी एक कारण दिया गया। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि जब भी सरकार की तरफ से निजीकरण को बढ़ावा दिया गया है, जब हम निजीकरण की बात करते हैं तो कोई भी वस्तु बाजार में अपने मूल्य पर एक तरह से बिकेगी। आपके पास उसका मूल्य देने की क्षमता है तो आप खरीदें, अन्यथा आप नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि निजीकरण की प्रक्रिया में यही स्थितियां बनती हैं। अगर संसाधन सरकार के पास रहते हैं तो सरकार उसमें कोई सब्सिडी दे सकती है, लेकिन अगर निजीकरण बढ़ता है तो ये प्रक्रिया रुकती है। और यही स्थिति देखी गई कि जो सार्वजनिक भाग है उसको जब निजी क्षेत्र में बदला गया तो ये एक तरह से जो गरीब या वंचित वर्ग है उसके लिए नुकसान की स्थितियां बना रहा था, यानी जो अमीर वर्ग था उसके लिए स्थितियां बहुत नहीं बदली, क्योंकि उसके पास आय के साधन थे, वो अभी भी वस्तुओं को खरीद सकता था। लेकिन जो निम्न वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उनके लिए खरीदने की स्थितियां कमजोर हुई। और इसी कारण से कहा जाता है कि जो अमीर व्यक्ति हैं, जिनके पास आय के साधन है, जिनके पास एक तरह से संपत्ति केंद्रित हुई है, और जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, उनके बीच की जो खाई है वो लगातार बढ़ी है। और यही उदार अर्थव्यवस्था की जो नीतियां हैं उनका सबसे बड़ा एक तरह से नकारात्मक बिंदु माना जाता है। उदारवादी आर्थिक नीतियों का जिनके द्वारा समर्थन किया जाता है वो मुक्त बाजार, मुक्त व्यापार और निजीकरण को बढ़ावा देते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद और सत्तावादी जो सरकारें हैं वो एक तरह से पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें, राष्ट्रवाद और सत्तावादी जो सरकारें हैं उनका उदय इन्हीं नीतियों के कारण ही हुआ है, क्योंकि जब भी किसी भी सरकार के पास आर्थिक रूप में स्थितियां मजबूत नहीं होती हैं तो उसके द्वारा लोक लुभावन नीतियां अपनाई जाती हैं, गरीबों को सब्सिडी दी जाती है और अपने नागरिकों के लिए आत्मनिर्भरता और नौकरियों के लिए औद्योगिक रणनीति बनाई जाती है। और ये स्थितियां हमेशा जो उदार आर्थिक नीतियां उनके विरोध में जाती हैं, क्योंकि वो इस तरह की नीतियों को पसंद नहीं करते हैं। तो सरकारें इस तरह की नीतियों पर जाती हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो उदारवादी आर्थिक नीतियां हैं जिनसे सभी को लाभ नहीं हो पाया, इसी का परिणाम यह है कि राष्ट्रवाद और सत्तावादी जो नीतियां हैं वो अलग अलग देशों में बढ़ी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उदार आर्थिक नीतियों का एक पैमाना बनाया गया था वो सही से काम नहीं कर पाया, और उसी का परिणाम है कि इस तरह की राष्ट्रवादी और सत्तावादी जो स्थितियां हैं वो अलग अलग देशों में बढ़ रही हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो उदारवादी हैं उन्हें अपने अर्थशास्त्र के विचार फिर से जांच करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी नीतियों का ये परिणाम था कि वर्तमान में सत्तावादी और पहचान वाली जो राजनीति है उसको बढ़ावा मिला है। क्योंकि अगर उदार अर्थव्यवस्था की जो नीतियां थी
उससे सभी को लाभ होता, तो इस तरह की नीतियां आगे नहीं बढ़ती। विश्व युद्ध के बाद अगर हम देखें तो यूरोप और अमेरिका में, और खास तौर से औपनिवेशवाद जो खत्म हुआ, जहां से भारत जैसे देशों का उदय हुआ, तो वहां पर प्रमुख रूप से लोकतांत्रिक और जो पूंजीवादी सिद्धांत है उनको एक तरह से समाजवादी सिद्धांतों के साथ मेल करके लागू किया गया। यानी भारत में अगर हम बात करें तो हमने पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का एक मिश्रण अपने यहाँ अर्थव्यवस्था में अपनाया। इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के गुण पाए जाते हैं। जहां तक हम राजनीतिक स्थिति की बात करें तो हम लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित थे, लेकिन जो भी हमने आर्थिक नीतियां अपनाई उनमें समाजवादी स्थिति का ज्यादा प्रभाव था। यानी हमने निजीकरण की स्थितियों को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया, आर्थिक सुधार ज्यादा नहीं किए गए। अगर हम 1991 के पहले की बात करें, सोवियत संघ के विघटन के बाद ही एक तरह से जो साम्यवाद है उसका पतन हुआ, और दुनिया में प्रमुख रूप से नए तरह के उदारवादी जो आर्थिक नीतियां हैं उनको फिर से स्थापित किया गया। प्रमुख रूप से 1991 में अगर हम भारत की बात करें, जहां पर एक तरह से आर्थिक सुधार लागू किए गए, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसे हमारी आर्थिक नीति का प्रमुख आधार बनाया गया। जब हम साम्यवाद की बात करते हैं, जहां पर सोवियत संघ प्रमुख देश था, तो वहां पर जीवन स्तर को उठाने के लिए प्रयास किए गए, और माना यह जाता है कि पूंजीवादी देशों की तुलना में गरीब लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा ये तेजी से एक तरह से प्राप्त हुई। लेकिन जैसे ही साम्यवाद में हम संपत्ति के प्रश्न की बात करते हैं, किसी भी तरह की निजी संपत्ति वहां पर नहीं मानी गई, और यही एक तरह से इसकी विफलता का कारण था। यानी अगर लोग निजी संपत्ति नहीं बना सकते, नहीं रह सकते हैं, तो वो उस तरह के आर्थिक तंत्र को बहुत ज्यादा लंबे समय तक स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और यही कारण था कि सोवियत संघ में साम्यवाद एक तरह से समाप्त हुआ, और वैश्विक स्तर पर साम्यवाद की यह हार मानी गई। सोवियत संघ के द्वारा जिस तरह से निजी संपत्ति को साम्यवाद में रोका गया, उससे लोगों की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका भी हनन हुआ। इसके विपरीत अगर हम पूंजीवाद की बात करें, जिसका प्रमुख नेतृत्वकर्ता यूएसए है, तो जब हम पूंजीवाद की बात करते हैं तो संपत्ति की समस्या जो निजी रूप में रखने के लिए साम्यवाद में एक तरह से विरोध था, वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन समस्या ये थी कि जो सार्वजनिक स्वामित्व था वो एक तरह से निजी स्वामित्व में बदल गया, और इससे हुआ ये कि प्रमुख रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और जो सामाजिक सुरक्षा है, इस तरह की जो बुनियादी मानवीय जरूरतें हैं वो समान रूप से सभी को प्राप्त नहीं हुई। इस आधार पर प्रमुख रूप से हम कह सकते हैं कि गरीब और वंचित वर्ग है उसका एक तरह से बड़े पैमाने पर उदय हुआ, उसको आर्थिक लाभ उतना नहीं मिला। इसी के साथ साथ जो भी संपत्ति या उच्च स्तर पर जो लोग आय प्राप्त कर रहे थे उनके करों में भी कमी की गई। पूंजीवाद के द्वारा भी अगर हम देखें तो जो समस्याएं साम्यवाद में थी उसका कुछ उन्होंने हल किया, लेकिन पूर्णतः हल नहीं किया। इसीलिए 1991 के बाद जो आर्थिक सुधार भारत में या अन्य देशों में लागू हुए, उसके लाभ बहुत बड़े पैमाने पर हुए हैं ऐसा नहीं है। इसीलिए सरकारों पर दबाव है कि वो अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करें। आर्थिक सुधार के लाभ अगर सभी वर्ग को नहीं मिल पाते हैं तो एक तरह से उसका जो विरोध है वो बढ़ता है, और इसी रूप में अगर हम देखें तो राष्ट्रवाद जैसी भावनाएं वो भी एक तरह से प्रबल रूप में आगे बढ़ती हैं। इसीलिए वर्तमान समय में अगर हम देखें तो हमें गांधीवाद की एक तरह से कहीं ना कहीं आवश्यकता है, और सहकारी आर्थिक उद्यमों को एक तरह से बढ़ाने की आवश्यकता है, जहां पर लोगों के द्वारा एकजुट होकर एक उद्यम की स्थापना और उसको आगे संचालित करने की स्थितियां बने। इसी के साथ साथ गांधीवादी लोकतांत्रिक समाजवाद की एक तरह से हमें आवश्यकता है उसके नए रूप में, जहां पर प्रमुख रूप से स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता, ग्राम उद्योग और वर्ग रहित समाज की स्थापना पर एक तरह से ध्यान दिया जाए। यहाँ पर निम्न आय वर्ग और उच्च आय वर्ग का जो अंतर है वो एक तरह से समाप्त हो जाता है। आगे चलकर हम देखते हैं गांधी जी के द्वारा सर्वोदय का सिद्धांत भी दिया गया, जहां पर सभी को एक तरह से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। अगर कोई उच्च आय का व्यक्ति है तो वहां पर अगर आदर्शों की कमी है तो उसको आगे बढ़ाया जाए। अगर कोई निम्न आय का व्यक्ति है तो वहां पर आदर्श उच्च है लेकिन उसकी आय कम है तो उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाए। यानी सभी स्तर पर जो भी कमियां हैं उसको दूर करने के प्रयास किए जाएं। अगर हम इस नीति का आर्थिक पक्ष देखें तो छोटे स्तर के जो उद्यम है उनकी स्थापना बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। गांव की जो सबसे छोटी इकाई है वहां पर एक तरह से उद्योग की स्थितियों को मजबूत किया जाना चाहिए, और जो भी वहां पर घरेलू स्थितियां हैं उनके अनुसार उद्यम बनने चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्थितियां अनुकूल नहीं है, बाहर से लाकर उद्यम स्थापित किए जाएं। तो जब भी हम घरेलू स्थितियों के अनुसार उद्यम को बनाएंगे, हम ध्यान रखें कि हम पर्यावरण संरक्षण की जो स्थितियां हैं उनको भी एक तरह से मजबूत करते हैं, और ये सतत विकास को भी आगे बढ़ावा देते हैं। इसीलिए आगे जो भी हमारे आर्थिक सुधार हैं उसमें गांधीवादी लोकतांत्रिक समाजवाद की जो स्थितियां हैं
वो हमें मजबूत करनी होगी, जिससे कि हम सर्वोच्च जो आय का वर्ग है उसके लिए और साथ साथ जो सबसे निचले स्तर पर आय में है उसके लिए आर्थिक स्थितियों को मजबूत कर पाएं। और इसके साथ साथ मानवता और पृथ्वी ग्रह के रूप में जो वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण एक संकट की स्थिति में है उसको बचाने की प्रक्रियाओं में भी हम आगे बढ़ सकते हैं, जो सतत विकास का एक बड़ा लक्ष्य है। आज के अपने अगले आलेख को देखते हैं, स्पेस फॉर ड्रीम्स। यहाँ पर प्रमुख रूप से इसरो के लिए भविष्य की जो रणनीतियां हैं उसके संबंध में चर्चा की गई है, क्योंकि वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष हैं के सिवान, उनकी जगह एस सोमनाथ नए इसरो के अध्यक्ष बने हैं। तो यहाँ पर जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ है इसरो में, इससे इसरो की कार्यप्रणाली या भविष्य की जो रणनीतियां हैं उनमें किस तरह से परिवर्तन हो सकते हैं या क्या कार्य भविष्य में हो सकते हैं जिससे भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित हो पाए, यह प्रमुख रूप से आलेख में बताया गया है। आलेख के माध्यम से यह बताया गया है कि रॉकेट इंजन की हमारी जो तकनीक है उसमें हमें नवाचार को बढ़ावा देना पड़ेगा और प्रमुख रूप से क्रायोजेनिक इंजन की जो स्थिति है उसके लिए भविष्य में इसरो को मजबूती से काम करना पड़ेगा। यह भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की जो स्थिति है उसको भी कहीं ना कहीं निर्धारित करेगा। हमें ध्यान रखना होगा कि इसरो के द्वारा पहले जो प्रयास किए गए हैं वो वैश्विक स्तर पर काफी सफल माने गए हैं। जैसे अगर हम मार्स ऑर्बिटर मिशन की बात करें, जहां प्रति किलोमीटर केवल 7 रुपए के व्यय पर यानी बहुत कम लागत के आधार पर हमने इस मिशन को संपादित किया था। इसी तरह से चंद्रयान 2 मिशन में जो हमने सफल भाग किया था उसकी अगर हम बात करें, ये भविष्य के लिए भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में एक आशा की किरण जगाता है। भविष्य के लिए इसरो का जो प्रमुख कार्यक्रम है वह मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत भारत अपनी पहली मानव सहित एक अंतरिक्ष उड़ान को संचालित करेगा, जो गगनयान प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जा रहा है। इसी के साथ साथ भारत की लंबे समय से एक प्रतीक्षित योजना है मिशन आदित्य L1। इसके माध्यम से हम प्रमुख रूप से सौर भौतिकी के क्षेत्र में एक बड़ा निवेश करने वाले हैं और इस क्षेत्र में अंतरिक्ष में जो भी बड़ा काम हुआ है वैश्विक स्तर पर भारत भी अपनी भागीदारी को इस मिशन के माध्यम से मजबूत करेगा। जब भी हम भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की बात करते हैं प्रमुख रूप से इसरो का नाम आता है और निजी संस्थाएं इसमें बहुत बड़े पैमाने पर शामिल नहीं है। यह अलग बात है कि इसरो के द्वारा जो भी निर्माण किया जाता है उसमें कुछ उद्योग का भी योगदान रहता है, लेकिन बड़े पैमाने पर हमारे अंतरिक्ष क्षेत्र का निजीकरण नहीं हुआ है, जैसा हम अमेरिका के बाजार में देख रहे हैं, जहां पर स्पेसएक्स जैसी कंपनी बड़े पैमाने पर नासा को जो भी अलग अलग प्रकार के रॉकेट या अलग अलग प्रकार के जो प्रक्षेपण हैं उनकी सुविधाएं दे रहे हैं। भारत में भी इसी तरह की प्रक्रियाओं की आवश्यकता है, इसीलिए निजीकरण की ओर इसरो को ले जाना यह वर्तमान में जो नए अध्यक्ष आए हुए हैं उनके लिए भविष्य में एक बड़ी रणनीति होगी और यहाँ पर उनको प्रमुख रूप से प्रयास करना होगा। अगर हम पहले की नीतियों में देखें तो इसरो के द्वारा जो भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है वो भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार जो सहयोग अलग अलग देशों से करती है, तो कुछ अन्य देशों को भी अपनी जो तकनीक है वो अनुप्रयोग के लिए उपलब्ध कराई जाती है, जिसका प्रमुख उद्देश्य था कि सामाजिक आर्थिक जो लाभ की स्थितियां हैं वो अंतरिक्ष कार्यक्रम के माध्यम से भारत में और भारत के जो सहयोगी देश हैं उनको उपलब्ध कराई जाए। इन कार्यक्रमों की अगर हम बात करें तो इसमें उद्योग जगत की एक भागीदारी मजबूत रूप में थी, लेकिन पूर्णतः निजी कंपनियों का इसमें भागीदारी हो पाए ये स्थितियां उतनी अनुकूल नहीं थी। इसीलिए निजीकरण की जो प्रक्रिया है वो भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में भी बढ़ पाए, इसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास बढ़ाए गए हैं। और इसी कड़ी में पहली जो मजबूत प्रतिक्रिया है वो 2019 में हुई, जब भारत में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य यह था कि यह इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा के रूप में काम करेगी और इसरो के जो वाणिज्यिक एक तरह से कार्य है उनको वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने का काम करेगी। इस कंपनी के द्वारा उपग्रह का निर्माण और प्रक्षेपण की जो प्रक्रिया वो बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ साथ अन्य देशों के जो उपग्रह हैं उनको प्रक्षेपण करने की जो सुविधाएं हैं वो भी इस कंपनी के माध्यम से बढ़ाई जाएंगी और अनुकूलित प्रक्षेपण वाहनों का निर्माण किया जाएगा जो विदेशी उपग्रह या अन्य तरह के जो प्रक्षेपण हैं उनके लिए अनुकूल रूप में काम कर पाएं। उपग्रहों के माध्यम से पृथ्वी का अवलोकन और संचार की सेवाएं प्रदान करेगी और भारतीय उद्योग को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करेगी, यानी अंतरिक्ष क्षेत्र में जो भी प्रौद्योगिकी NSIL के द्वारा प्रमुख रूप से उपयोग की जाएगी या उपयोगी हो सकती है वो उद्योग जगत को भी दी जाएगी, जिसका व्यापारिक रूप में उद्योग जगत उपयोग कर पाएगा। तो इस रूप में भारत में निजी कंपनियों की जो भागीदारी है उसको अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। NSIL की स्थापना की अगली कड़ी के रूप में अगर हम देखें तो जून 2020 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की स्थापना की गई, यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर।
इस संस्था के निर्माण के माध्यम से सरकार ने एक माध्यम उपलब्ध कराया जिससे गैर सरकारी जो निजी उद्यम है वो अंतरिक्ष गतिविधियों को आगे बढ़ा पाएंगे। तो अंतरिक्ष क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए यह संस्था एक माध्यम के रूप में प्रमुख रूप से कार्य करेगी। इसरो के समक्ष एक प्रमुख रणनीति ये भी होगी कि जो भी राष्ट्र प्रमुख रूप से भारत के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी हैं उनका किस तरह से सामना किया जाए और भविष्य में भारत अपने आप को स्थापित कर पाए, इसके लिए रणनीतियां बनानी पड़ेंगी। जैसे प्रमुख रूप से भारत में जो भी उपग्रह प्रक्षेपण है वो किसी भी अन्य देश की तुलना में काफी सस्ता माना जाता है और हमने बड़ी संख्या में विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित सफलतापूर्वक किया भी है। तो इस तरह की जो नीतियां हैं वो सफलतापूर्वक हमने लागू की हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा इस बाजार में बढ़ेगी जैसे जैसे भारत में निजीकरण बढ़ेगा। तो इसरो के लिए आने वाले समय में और तेजी से अपनी जो तकनीक है उसमें नवाचार को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। अंतिम रूप में इसरो और उसके जो भी सहयोगी संगठन काम कर रहे हैं उनके द्वारा जो भी प्रौद्योगिकी बनाई जाए उसका हस्तांतरण उद्योग जगत को सुनिश्चित किया जाए, जिसके माध्यम से उसके व्यापारिक और वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में जो सही उपयोग है वो हो पाए। इससे जो भी हमारी प्रौद्योगिकी है उसका बड़े पैमाने पर वैश्विक उपयोग होगा, इससे आर्थिक लाभ होगा और इससे इसरो और उसके जो सहयोगी संगठन है वो भी आर्थिक लाभ की स्थिति में आ पाएंगे। क्योंकि जब तक आप आर्थिक लाभ नहीं कमाते हैं आपके लिए अनुसंधान और विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस पर व्यय कर पाना उतना आसान नहीं होता है। आप पूर्णतः सरकारी व्यय पर काम नहीं कर सकते हैं। जैसे अमेरिका में अगर हम देखें तो नासा स्पेसएक्स के माध्यम से प्रमुख रूप से अंतरिक्ष कार्यक्रम को अमेरिका में आगे बढ़ा रही है। भारत में इसरो को इसी तरह से कार्य करने की भविष्य में आवश्यकता है। इसके लिए भविष्य की जो रणनीति है वो इसरो को निजीकरण के रूप में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जहां पर इसरो एक आधार केंद्र के रूप में रहेगा और निजीकरण की प्रक्रिया को नियंत्रित और तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। हम अपने अगले आलेख को देखते हैं और ये लिथुआनिया और चाइना के बीच में बढ़ता हुआ जो विवाद है उसके संबंध में है। यह सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र द्वितीय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है। इसी नवंबर 2021 में लिथुआनिया जो एक बाल्टिक देश है यूरोप का, उसने ताइवान का एक प्रतिनिधि कार्यालय है वो अपने देश में खोला। आप ध्यान रखें, यूरोपीय संघ में ताइवान का प्रतिनिधि कार्यालय खोला गया हो यह पहली स्थिति बन रही है। इसके पहले यूरोपीय संघ के किसी भी देश में ऐसी स्थिति नहीं थी। चीन ने इसका विरोध किया क्योंकि वह ताइवान को मान्यता नहीं देता है। चीन के द्वारा वन चाइना पॉलिसी को एक तरह से माना जाता है जिसमें ताइवान को वो चीन का हिस्सा मानता है। लेकिन अगर किसी देश के द्वारा ताइवान के प्रतिनिधि कार्यालय को खोला जाता है इसका मतलब वह देश वन चाइना पॉलिसी नहीं मानता है, उसका उल्लंघन करता है और वो ताइवान को अलग देश के रूप में एक मान्यता देने की स्थिति है। इसकी जवाबी कार्रवाई में चीन ने लिथुआनिया के साथ अपने जो राजनयिक संबंध हैं उनको एक तरह से निचले स्तर पर लाया और अपने वहां पर जो राजदूत हैं उनको स्थायी रूप में एक तरह से वापस बुला लिया। यह चीन के द्वारा लिथुआनिया की जो कार्रवाई थी उसका विरोध करने का एक प्रयास था। आप ध्यान रखें, चीन ने लिथुआनिया के जो उत्पाद हैं उनका अनौपचारिक रूप से बहिष्कार भी बढ़ा दिया है। ये उत्पाद चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर लिथुआनिया से संबंधित हैं तो चीन में ये उत्पाद नहीं आ सकते हैं। वर्तमान में चीन के खिलाफ लिथुआनिया के द्वारा ये जो कार्रवाई की जा रही है जिसमें वो ताइवान के प्रतिनिधि कार्यालय को अपने यहाँ खोल रहा है, इसकी अगर हम शुरुआती स्थिति देखें तो 2020 में लिथुआनिया में जो सरकार का परिवर्तन हुआ, इसी के साथ साथ यूरोपीय संघ और नाटो के साथ में जिस तरह से रूस और बेलारूस के संबंध खराब हुए हैं प्रमुख रूप से, और आप ध्यान रखें रूस और बेलारूस दोनों ही लिथुआनिया के कहीं ना कहीं विरोधी देश माने जाते हैं पूर्वी यूरोप में। तो पूर्वी यूरोप में अगर लिथुआनिया के जो विरोधी देश हैं उनके साथ चीन के संबंध बढ़ते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं वर्तमान में चीन और रूस की साझेदारी वैश्विक स्तर पर अमेरिका को कमजोर करने के लिए बढ़ी है और इसी प्रयास में लिथुआनिया के द्वारा चीन को कहीं ना कहीं लक्षित किया गया है। आप कह सकते हैं कि यूरोप में जो भू राजनीतिक तनाव की स्थिति है उसी का एक परिणाम है लिथुआनिया के द्वारा ये जो कार्यवाही की जा रही है। 90 के दशक में जब सोवियत संघ का बिखराव हुआ, सोवियत संघ भंग हुआ और उसमें से प्रमुख देश के रूप में रूस का गठन किया गया, तो सोवियत संघ से अलग होने वाले प्रमुख देशों में आप ध्यान रखें लिथुआनिया सबसे पहला देश था। और ये दिखाता है कि वो चीन का भी एक तरह से विरोध कर सकता है, क्योंकि चीन भी सोवियत संघ जैसी आर्थिक नीतियों को ही अपनाता है। इसीलिए लिथुआनिया का चीन के खिलाफ ये जो कदम उठाया गया है वो कोई नई बात नहीं है। वो ऐतिहासिक रूप में लिथुआनिया पहले भी सोवियत संघ से अलग होने की स्थिति में कर चुका है और वर्तमान में भी चीन का विरोध करके वो अपनी उसी स्थिति को मजबूती से बता रहा है। 2020 में लिथुआनिया में जो सरकार आई है वह लोकतंत्र और स्वतंत्रता पर आधारित
एक मूल्य आधारित विदेश नीति की बात करती है और उसका समर्थन करती है। और जब भी हम लोकतंत्र और स्वतंत्रता की बात करते हैं, चीन का इससे दूर दूर कोई नाता नहीं होता है। इसीलिए लिथुआनिया अगर चीन के विरोध में आता है तो यहाँ पर कुछ गलत नहीं है। और इसीलिए अगर हम देखें तो 2020 में ही जो सत्ता वहां परिवर्तित हुई लिथुआनिया में, उन्होंने ताइवान को अपना समर्थन एक तरह से दिया। ताइवान को समर्थन देने का मतलब है आप चीन की सबसे प्रमुख जो दुखती हुई रग है उस पर एक तरह से प्रहार करते हैं, और लिथुआनिया के द्वारा यही कार्य किया गया है। उसके द्वारा चीन में झिंजियांग क्षेत्र में जिस तरह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ चीन की सरकार कार्रवाई करती है, या हांगकांग में जो भी वहां पर स्वतंत्रता को लेकर जो विरोध प्रदर्शन है उनको दबाने का जो प्रयास किया गया है, उसका भी लिथुआनिया ने हमेशा विरोध किया है। ये जो ताइवान का प्रतिनिधि कार्यालय खोला गया है, ये पहली स्थिति नहीं है। काफी लंबे समय से लिथुआनिया चीन की नीतियों का विरोध करता रहा है। कोविड-19 महामारी में भी अगर हम देखें तो चीन के विरोध को लिथुआनिया ने जारी रखा, और 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन में ताइवान को एक पर्यवेक्षक बनाने का जो फैसला था, उसमें उसने ताइवान का समर्थन किया था। लिथुआनिया के लिए वर्तमान में चीन का विरोध इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि चीन और रूस की जो साझेदारी है वो पश्चिमी देशों के खिलाफ तेजी से आगे बढ़ रही है। उसको रोकने के लिए लिथुआनिया या जो भी समर्थक देश हैं पश्चिमी देशों के, वह चीन का कहीं ना कहीं विरोध करेंगे, और वर्तमान लिथुआनिया की नीति इसी आधार को दर्शाती है। लिथुआनिया की सरकार के द्वारा सुरक्षा कारणों को प्रमुख रूप से बताते हुए अपनी जनसंख्या को कहा गया है कि उनके द्वारा चीन में बने हुए जो स्मार्टफोन है उनका उपयोग न किया जाए, उससे वो लोग बचे। इसी के साथ साथ चीन को अपने यहाँ क्लेपेडा बंदरगाह का जो नियंत्रण है उसकी हिस्सेदारी देने की जो नीलामी की स्थिति थी, उससे भी लिथुआनिया ने चीन को अलग करके रखा। और साथ साथ लिथुआनिया में 5G को लेकर जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना बन रही थी, उसके लिए भी बोली लगने वाली थी, वहां से भी चीन को अलग करके रखा गया। यानी चीन का आर्थिक रूप में लिथुआनिया में जो प्रभाव हो सकता है उसको लगातार कम करने के लिए वहां की सरकार के प्रयास होते रहे हैं। लिथुआनिया सरकार का यह कहना है कि आर्थिक संबंध तभी मजबूत हो सकते हैं जब किसी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है, और चीन में ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसीलिए इस तरह के आर्थिक संबंध चीन के साथ मजबूती में बन पाएंगे, इसकी संभावनाएं कम है। आप ध्यान रखें 2012 में चीन के द्वारा मध्य और पूर्वी यूरोप के जो देश हैं उनके साथ अपने जुड़ाव और बहुपक्षीय स्थिति को मजबूत करने के लिए, आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए 17+1 नाम से एक संवाद शुरू किया गया था। इस संवाद में लिथुआनिया भी शामिल था, लेकिन मई 2021 में लिथुआनिया ने अपने आप को इससे अलग कर लिया। लिथुआनिया के अगर हम चीन के साथ आर्थिक संबंधों की बात करें तो चीन में जो भी लिथुआनिया का निर्यात होता है वो केवल 1% है, लेकिन जो भी एक तरह से आयात आता है चीन से वो लगभग 5 गुना ज्यादा है। तो यहाँ पर आर्थिक नुकसान की जो स्थितियां हैं वो अगर हम देखें उसकी भरपाई करने के लिए प्रमुख रूप से ताइवान के द्वारा 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो निवेश है वो लिथुआनिया में किया जा रहा है। जिस तरह से लिथुआनिया ताइवान के समर्थन में आया है, माना जा रहा है कि यह जो कदम है यह प्रमुख रूप से यूरोपीय संघ का जो बाजार है जहां पर अर्धचालक की वर्तमान में आपूर्ति प्रमुख रूप से चीन करता है, उस बाजार तक ताइवान का प्रवेश कैसे हो पाए इसके लिए लिथुआनिया को एक आधार बनाया जा रहा है। यानी लिथुआनिया में ताइवान का जो प्रतिनिधि कार्यालय होगा उसके माध्यम से यूरोपीय संघ में जो भी अर्धचालक के लिए एक आपूर्ति हो सकती है ताइवान से, वो की जाएगी। यानी चीन का जो विकल्प है वो ताइवान के रूप में, अगर हम अर्धचालक की जो आपूर्ति की जो कमी है उसकी बात करें तो वो रूप में एक तरह से विकसित किया जा रहा है। ताइवान के द्वारा भी लिथुआनिया में जो व्यवसायी हैं उनको लाभ देने के उद्देश्य से 1 अरब डॉलर का जो ऋण है वो कार्यक्रम बनाने की योजना है। इस ऋण के माध्यम से लिथुआनिया में जो व्यापारिक स्थितियां हैं उनको मजबूत किया जा सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो लिथुआनिया के इस कदम के बाद यूरोपीय संघ और अमेरिका वो एक तरह से लिथुआनिया के समर्थन में आ गए हैं। यूरोपीय संघ ने चीन के खिलाफ WTO में एक तरह से जाने की धमकी भी दी है, क्योंकि जब इस तरह से आप व्यापारिक प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं किसी राजनीतिक नीति के कारण, तो यह WTO में एक तरह से शिकायत का आधार बन सकता है। अमेरिका ने भी एक तरह से चीन का विरोध किया है कि वो लिथुआनिया पर इस तरह से दबाव नहीं बना सकता है, क्योंकि किसी भी देश का प्रतिनिधि कार्यालय खोलना एक आर्थिक नीति के साथ में सीधे जुड़ाव नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखें, जब भी ताइवान की बात होती है यह चीन के लिए सबसे खराब स्थिति है। अगर ताइवान की वैश्विक मंजूरी बढ़ती है तो यह चीन के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। इसीलिए
ताइवान की किसी भी तरह की वैश्विक स्तर पर जो मंजूरी है उसका हमेशा चीन के द्वारा प्रबल विरोध किया जाता है। लेकिन वर्तमान स्थितियों में जिस तरह से पश्चिमी देशों के समर्थक देश जैसे लिथुआनिया की बात करें, वो ताइवान का प्रबल रूप में समर्थन कर रहे हैं, तो यह चीन को एक तरह से ताइवान के संबंध में संकेत देने की स्थिति है कि ताइवान का वैश्विक स्तर पर जो समर्थन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और चीन को अपने यहाँ जो भी सुधार है राजनीतिक रूप में, मानव अधिकार के रूप में, वो करने की भविष्य में आवश्यकता है। आज के अपने अंतिम आलेख को हम देखते हैं, द कंट्रोवर्सी ओवर इंक्लूजन ऑफ द मिलीमीटर वेव बैंड इन 5G ऑक्शंस। उपग्रह के माध्यम से दूरसंचार की जो स्थितियां हैं उनके संबंध में भारत में एक जो संगठन काम करता है, सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन इंडिया, इसने ट्राई की अगर हम बात करें तो भारत में दूरसंचार क्षेत्र का नियामक है, यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उनके सामने एक तरह से अपनी एक प्रस्तुति दी है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 5G की जो नीलामी है उसमें मिलीमीटर वेव का जो स्पेक्ट्रम है वो शामिल करने का जो एक आग्रह किया जा रहा है उसको सीमित किया जाए या उसको रोका जाए, क्योंकि उपग्रह आधारित जो ब्रॉडबैंड सुविधाएं दी जाती हैं उन पर एक तरह से मुश्किलें आ सकती हैं। क्योंकि जब भी हम मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो यह प्रमुख रूप से उपग्रह आधारित जो ब्रॉडबैंड है उनके लिए एक तरह से आरक्षित किया गया है और ये एक तरह से जो स्पेक्ट्रम है वो 27.5 से 31 गीगाहर्ट्ज तक और 17.7 से 21.2 गीगाहर्ट्ज तक, ये जो स्पेक्ट्रम का बैंड है इस पर किसी भी तरह से 5G नीलामी का जो स्पेक्ट्रम है उसमें इस स्पेक्ट्रम को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर शामिल होगा तो उपग्रह के आधार पर जो ब्रॉडबैंड की सुविधाएं भारत में हो सकती हैं उस पर कहीं ना कहीं संकट की स्थिति आ सकती है। आप ध्यान रखें, उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड के लिए ये जो स्पेक्ट्रम की सीमा है इसको अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा स्वीकार किया गया है। एसआईए के द्वारा प्रमुख रूप से ये कहा जा रहा है कि यूरोप में 5G को लेकर जो रोडमैप बनाया जा रहा है उसी को एक तरह से आधार बनाया जाए, जिससे कि उपग्रह आधारित जो ब्रॉडबैंड सेवाएं हैं उनके लिए जो स्पेक्ट्रम रखा गया है वह एक तरह से 5G के अंदर उपयोग न किया जाए। इसी के साथ साथ एसआईए का यह भी कहना है कि अगर 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम जो मिलीमीटर वेव का है वो दे दिया जाता है तो भारतीय नागरिकों को उच्च मांग और उन्नत जो उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवाएं हैं उनके लाभ से वंचित होना पड़ेगा। अगर 5G स्पेक्ट्रम में इस स्पेक्ट्रम को भी शामिल किया जाता है तो माना जा रहा है कि 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 184.6 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है और साथ साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्थितियां भी कमजोर होंगी और रोजगार सृजन की जो स्थितियां बन सकती हैं वहां पर भी भारत को नुकसान होगा। आप ध्यान रखें, जब हम मिलीमीटर वेव बैंड की बात करते हैं या वेव बैंड की बात करते हैं तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम का विशेष खंड है जो 24 गीगाहर्ट्ज से 100 गीगाहर्ट्ज के बीच में होता है। अगर स्पेक्ट्रम में मिलीमीटर वेव बैंड का उपयोग किया जाता है तो डाटा ट्रांसफर काफी कुशल हो जाएगा और बिना किसी बाधा के तेजी से हो पाएगा, क्योंकि वर्तमान में जो भी हमारे यहाँ नेटवर्क काम कर रहे हैं वो कम आवृत्ति बैंडविड्थ पर काम करते हैं। तो यहाँ पर उनकी काम करने की जो कुशलता है उसको और बेहतर बनाया जा सकता है अगर इस मिलीमीटर वेव बैंड का स्पेक्ट्रम उपयोग किया जाए। वर्तमान में 5G तकनीक के लिए जिस स्पेक्ट्रम की नीलामी की बात की जा रही है वो अधिक दूरी तक एक तरह से जो डाटा है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र में डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने में जो बाधाएं होती हैं उसको आसानी से ये सामना कर सकता है, लेकिन जैसे ही डाटा की गति की बात आती है, तीव्रता की बात आती है, माना जाता है कि 5G के लिए जो स्पेक्ट्रम दिया जा रहा है वो 5G का वास्तविक अनुभव नहीं देगा। अंतिम रूप में डाटा की स्पीड अगर तेज नहीं होगी तो 4G से 5G में जाने की जो प्रक्रिया है उसका जो अंतर है वो उपभोक्ता को अनुभव नहीं होगा। इसीलिए 5G में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम को डालने की बात चल रही है। अगर हम इंटरनेट को व्यापक रूप में देखें तो फाइबर ऑप्टिक के आधार पर ब्रॉडबैंड की जो कनेक्टिविटी है वो देता है, या मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा है वो उपयोगकर्ता को प्राप्त होती है। लेकिन अगर हम पिछले 2-3 साल में देखें तो इंटरनेट के बाजार में एक नया वर्ग दिखाई पड़ा है और यह उपग्रह के आधार पर संचार सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रमुख रूप से स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा स्टारलिंक परियोजना और भारतीय एयरटेल का OneWeb, इन कंपनियों के द्वारा उपग्रह के आधार पर जो भी ब्रॉडबैंड की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी इसके लिए पृथ्वी की निम्न कक्षा में जो उपग्रह एक तरह से स्थापित है उनके माध्यम से प्रमुख रूप से इंटरनेट की सुविधाएं दी जाएंगी। प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें कि जो भी 5G का स्पेक्ट्रम दिया जा रहा है उस 5G के स्पेक्ट्रम में अगर उपग्रह में जो भी इंटरनेट की सुविधाएं दी जाती हैं वो स्पेक्ट्रम शामिल कर दिया जाता है तो जो कंपनियां उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट की सुविधाएं देंगी उनके लिए समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन 2027 तक ऐसा किया जा सकता है। इसीलिए
यहाँ पर ट्राई की तरफ से जो प्रस्ताव है कि उपग्रह के लिए जिस बैंड के स्पेक्ट्रम का उपयोग होगा उसको 5G स्पेक्ट्रम में शामिल किया जा सकता है, लेकिन इसका विरोध हो रहा है क्योंकि 2027 तक अगर ये उपयोग होगा तो उनको नुकसान होगा, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले 1-2 साल में उपग्रह के आधार पर जो ब्रॉडबैंड की सुविधाएं हैं वो दी जा सकें, जैसा कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट के द्वारा स्पेसएक्स कर रहा है या भारतीय एयरटेल वनवेब के माध्यम से। इसीलिए यहाँ पर अभी इसका विरोध किया जा रहा है। एसआईए इंडिया का यह भी कहना है कि अगर हम 3.3 से 3.67 गीगाहर्ट्ज बैंड की बात करें तो इसमें अगर 330 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए जारी कर दिया जाता है, इससे भारत में 5G की जो जरूरतें हैं उसके लिए एक तरह से पर्याप्त रूप में स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर मिलीमीटर वेव बैंड का जो आवंटन है वो उपग्रह संचार के लिए एक तरह से महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रमुख रूप से जो मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम है वो इसमें शामिल न हो। हमारी चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, भारत को एक वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बनने में इसरो द्वारा निभाई गई भूमिका पर चर्चा करें। वर्तमान समय में इसरो के सामने आने वाली कुछ चुनौतियों पर भी प्रकाश डालें। 250 शब्दों में 15 अंकों का प्रश्न। भूमिका, इसरो के समक्ष नवीन चुनौतियों को बताएं जो वर्तमान में उनके सामने हैं। सबसे प्रमुख भाग यह है कि किस तरह से भारत में अंतरिक्ष का जो कार्यक्रम है उसको निजीकरण की प्रक्रिया में ले जाया जाए, जिससे कि एक तरह से अंतरिक्ष क्षेत्र में जो संसाधन है और जो भी एक तरह से अनुसंधान विकास है उसके लिए निवेश बड़े पैमाने पर प्राप्त हो पाए। मुख्य भाग में आप बताएंगे इसरो द्वारा प्राप्त प्रमुख लक्ष्यों को बताएं, जहां पर इसरो ने कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीर्तिमान बनाए। भविष्य की योजनाओं की जो चर्चा है वो आप कर सकते हैं। निजीकरण की प्रक्रिया से जो लाभ है और निजीकरण की प्रक्रिया किस रूप में 2019 में शुरू हुई है वो आप बता सकते हैं। प्रमुख समस्याएं क्या हैं जो निजीकरण को लेकर हैं और अंतरिक्ष बाजार में निजी कंपनियों की बड़ी भागीदारी नहीं है, वो बड़ी समस्याएं हैं, तो उनको दूर करने के लिए उपाय होने चाहिए। जो उपाय किए गए हैं उनको और मजबूती से आगे बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। अंत में निष्कर्ष में आप बताएंगे निजीकरण की प्रक्रिया से अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत एक विश्व शक्ति बन सकता है। आज के दूसरे प्रश्न को देखते हैं हम। क्या अगले कुछ दशकों में भारत के विकास को आगे बढ़ाने के लिए समाजवाद के गांधीवादी संस्करण पर वापस जाने का समय आ गया है? उपरोक्त कथन के समर्थन में अपने तर्क दीजिए। 250 शब्दों में 15 अंकों का प्रश्न है। भूमिका, वर्तमान सुधारवाद की प्रक्रिया में सबसे गरीब की हानि है जिसमें सुधार की आवश्यकता है। मुख्य भाग में आप बताएंगे वर्तमान पूंजीवाद और समाजवाद और इसके मिश्रण रूप से लाभ और हानि की एक तरह से क्या स्थितियां बनती हैं। सुधार की आवश्यकता क्यों है, तो आप बता सकते हैं कि सुधारों का जो लाभ है वो सबसे निचले पायदान पर जो आय समूह है उसको नहीं मिला है, और इसके लिए आप कुछ उदाहरण भी बता सकते हैं। भारत में जो गरीबी की स्थिति है, जो बेरोजगारी की स्थिति है, भारत में जो क्षेत्रीय असमानता दिखती है उसको आधार आप बता सकते हैं। इसीलिए जो भी सुधार आर्थिक रूप में किए जा रहे हैं उसमें कुछ परिवर्तन की गुंजाइश बनती है। समाजवाद की गांधीवादी विचारधारा की सार्थकता आप बताएंगे। गांधीवाद में जब हम आर्थिक नीतियों की बात करते हैं, जब लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करते हैं, तो वहां पर ग्राम का जो स्तर है, जो सबसे निचला स्तर है, वहां पर छोटे उद्यम के माध्यम से आर्थिक क्रियाओं को करने की स्थिति है। निष्कर्ष में आप बताएंगे समाजवाद की जो गांधीवादी विचारधारा है वो अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर बढ़ा हुआ है, खासतौर से 1991 के बाद के आर्थिक सुधारों के बाद, उसको कम करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। यह हमारा 14 जनवरी 2022 का समाचार विश्लेषण है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।